The next question we have is whether a contract can be specifically enforced or not. Let us have a look at the question. The question is, what do you understand by the specific performance of contract? Question देखते हैं ध्यान से. Question कहता है, what do you understand by the specific performance of contract? This part. In what cases contract cannot be specifically enforced? This should be enforced. This should not be performed. This should be enforced. Question है कि look at the question here. What do you understand by the specific performance of contract, and in what cases the contract cannot be specifically enforced? So the question has various dimension. ध्यान से देखते हैं. तो इसको आंसर करना शुरू करते हैं. आंसर अब इसमें रफ थोड़ा सा अगर हम तैयार करें, जैसे हर क्वेश्चन का रफ तैयार कर लेना चाहिए, तो रफ में क्या आना चाहिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पर्पस क्या है, ये हमें सबसे पहले लिखना शुरू करना है. इसके साथ कौन कौन से सेक्शन लिखने वाले हैं, जैसे सेक्शन नंबर 10 लिखने वाले हैं, सेक्शन नंबर 14 लिखने वाले हैं. सेक्शन नंबर 10 आपको 3 सेक्शन और देता है, जैसे 11 क्लॉज 2 देता है, ये 14 देता है और 16 देता है. ये 3 सेक्शन देता है. इसके अलावा आप कुछ और सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 18 नॉन परफॉर्मेंस एक्सेप्ट विद द वेरिएशन वगैरह. ठीक है, तो ये इतना आपको आंसर लिखना है. चलिए शुरू करते हैं. तो हियर लेट अस राइट आंसर वॉट एवर द नंबर इज, क्वेश्चन नंबर वॉट एवर द. ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है ना. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के विषय में आप लिखिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि विदाउट गिविंग, देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब समझते हैं कि without giving any optional remedy, if something is performed, then you call it the specific performance of contract. Without giving, देखिए क्या कह रहे हैं कि without giving any optional remedy, options में ना जाकर, if a contract is being performed as it has been promised, then you call it the specific performance. If the options are being provided, then the contract cannot be said to have been specifically performed. तो इसके लिए बेंथम साहब का एक बेंथम साहब ने एक बात कही है कि द लॉ इज ऑट टू अश्योर मी एवरीथिंग विच इज़ माइन एंड नो इक्विवेलेंट शुड बी गिवन. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि assuring something as is promised in contract, as is promised, without providing equivalence, without providing equivalence. अब देखिए यहाँ पर equivalence का मतलब क्या है. एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, देखिए कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी बात की, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी बात की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कब आती है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात तब आती है जब कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी है. भाई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर, ये पोर्शन चलता है आपका सेक्शन नंबर 37 to 67. जब ये रेमेडीज फेल हो जाती हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली रेमेडीज फेल हो जाती हैं, देन यू गो एंड सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या करता है, आपको कुछ रेमेडीज दे देता है, इक्विवेलेंट्स दे देता है. व्हाट आर दीज इक्विवेलेंट्स? द फर्स्ट इक्विवेलेंट व्हाट वी शुड सी इज कॉम्पनसेशन. And the first, in fact, the first and last, what contract provide you is compensation. As you see with section number 73, section number 74 and section number 75, ये compensation देता है. बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कहता है कि हमें इक्विवेलेंट्स नहीं चाहिए. जो कॉम्पनसेटरी इक्विवेलेंट हमको कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहे हैं, हमको वो इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमको तो कॉन्ट्रैक्ट का एज इट इज़ परफॉर्मेंस करवाना है. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कि अश्योरिंग समथिंग विच इज़ प्रॉमिस्ड विदाउट प्रोवाइडिंग इक्विवेलेंट. Without providing equivalent, if something is being assured which has been promised, this is called the specific performance of contract. ठीक है, अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में लिखना शुरू करते हैं. So the provision regarding specific performance is contained in section 10 of specific relief act. किन किन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकेगा, तो आप लिखेंगे कि द प्रोविजन
regarding specific performance of contract is provided under section 10 of specific relief act 1963. अच्छा, अब there has been a substitution, there has been a change, तो आप इसको भी मेंशन कीजिए, इसको मत छोड़िए। तो आप लिखिए कि with the advent of specific relief act amendment 2018, section 10 of the act has been substituted. A moment. Section 10 of the act has been substituted, और इसका थोड़ा सा इफेक्ट लिख दीजिए। अच्छा, इसमें आप डेट भी डाल सकते हैं, फ्रॉम इन्फोर्स फ्रॉम 1st day of October 2018, और इसमें थोड़ा सा आप लिखिए इफेक्ट ये हुआ है इसका कि नाउ ऑनवर्ड्स the specific performance of contract is mandatory except in cases provided under section, या लिखिए subsection 2 of section 11, section 14, अब ये पूरा पूरा लिखना है आपको, एंड सेक्शन नंबर 16। ये लिखा आपने, ये बात बताई आपने। आप बताइए कि the specific performance of contract is now no more discretionary with this advent with अच्छा, ये अमेंडमेंट क्यों किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था to raise the business ranking, to improve the ease of business doing index. This was done. ये थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। खैर, तो ये पहली बात बताई आपने। अब इसमें जो सेक्शन है, जैसे 11 का 2 है, ये बता दीजिए कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट। अब 14 में आ जाइए आप। 14 में 4 बातें हैं, आपको याद है कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। 14 में 4 बातें लिख दीजिए। जैसे पहला क्या लिखेंगे कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एज पर सेक्शन 20। दूसरा लिख दीजिए कि द कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर कंटिन्यूअस सुपरविजन। तीसरा लिख दीजिए कि द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन। चौथा लिख दीजिए कि द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डिटर्मिनेबल इन इट्स नेचर। ऐसे करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है ना। अब आप सेक्शन नंबर 16 पे चलिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बार किया जाता है, पर्सनल्स बार टू रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पर्सनल्स बार टू रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। 3 पॉइंट लिखिए, देखिए 3 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट वही सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस वाला। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट लीगली राइट योर आंसर शीट। आप आंसर लिख लेंगे, दैट इज फाइन, बट अप टू द मार्क आंसर राइटिंग के लिए आपको याद करना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज कि ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की डिफॉल्ट हो, who has failed to perform his promise, या फिर the person who has acted in contravention of his promises। और तीसरा a person who has ये था कि a person who has failed to perform or fail to perform that he has been ready and willing to perform। बस खत्म। अब इसमें सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर सी में 2 एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है
तो it is not essential to actually tender or pay. It is not essential. यहाँ पर आप लिख दीजिएगा for the purposes of clause C. So it is not essential to actually tender. और दूसरा है कि the readiness and willingness to be performed in true sense. हालांकि जब आप ये लिख रहे हैं तो आप इसी सेक्शन के साथ एक केस भी लिख सकते हैं, जुराज सिंह वर्सेस लाभ सिंह, जुराज सिंह वर्सेस लाभ सिंह, द केस ऑफ 1995. ये रेडीनेस और विलिंगनेस के ऊपर मामला है, रेडीनेस एंड विलिंगनेस. So here we are done with another question. See you with the next question. Thank you.